गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और आज हम भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। और ये जो आज का टॉपिक है, जो भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये है मगध साम्राज्य का इतिहास। अब मगध साम्राज्य का इतिहास इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, मगध साम्राज्य जो है वो प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। और जो इतिहास होता है वो हमेशा शक्तिशाली राज्य या सत्ता के केंद्र के आसपास ही घूमता है। 16 महाजनपद थे, उनमें से मगध सबसे शक्तिशाली था, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे राजा जैसे बिंबिसार बिंबिसार चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, तो उनके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मगध साम्राज्य के उदय के बारे में दो प्रकार के तर्क हैं। एक है हमारे धार्मिक ग्रंथ, और दूसरा है जो ऐतिहासिक स्रोत है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो है, मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। और बृहद्रथ जो थे वो जरासंध के पिता थे। ठीक है। और मगध की प्राचीन राजधानी जो थी वो वसुमती या गिरिव्रज थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पे जब बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन है, और उनमें से एक महाजनपद है मगध। मगध अपनी भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के कारण सबसे प्रतिष्ठित साम्राज्य था, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। और इन ग्रंथों के अनुसार हरेक वंश ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, और हरेक वंश के जो पहले शासक थे वो थे बिंबिसार। तो ग्रंथों के धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से बृहद्रथ ने स्थापना की, जो जरासंध का समय था, यानी महाभारत में जरासंध जो है उनका वर्णन है। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है बिंबिसार ने स्थापना की, और उसका वो हरेक वंश का राजा था। अब हम बात करें हरेक वंश की। सो हरेक वंश का शासनकाल है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। और इसमें सबसे पहले शासक जो आता है वो है बिंबिसार। ये 15 वर्ष की आयु में राजा बना था। और मत्स्य पुराण में इसे क्षैत्रोजस और जैन साहित्यों में श्रेणिक कहा गया है। अवंती के जो राजा थे चंड प्रघोत, उनके मित्र थे, और इन्होंने अपना राजवैद्य जीवक नाम से, जो उनका राजवैद्य था, वो चंड प्रघोत के इलाज के लिए अवंती भेजा था। बिंबिसार ने 52 ईयर्स यानी 52 वर्ष तक शासन किया था। और बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इन्हें गुरु भाई भी कहा जाता है, यानी कि जब राजकुमार सिद्धार्थ थे, उन्होंने और बिंबिसार ने एक ही गुरु से कुछ समय तक शिक्षा ग्रहण की थी। अब बिंबिसार के बाद जो दूसरा राजा आता है वो है अजातशत्रु, जिसे कुणिक के नाम से जाना जाता है। और कुणिक ने यानी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। इसने युद्ध के लिए दो हथियारों का प्रयोग शुरू किया था, जो थे रथ मूसल और महाशिला कंटक। ठीक है। सो ये हथियार थे जिनका युद्ध में इस्तेमाल हुआ, और इसके कारण जो है ये बहुत अधिक शक्तिशाली माना जाने लगा। इसी के शासनकाल में, यानी कि इसका शासनकाल जब 8वें वर्ष में था, उस समय बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था। और अजातशत्रु ने ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ठीक है। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन जो है वो राजा बना था। और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उस समय उसको कुसुमपुर कहा जाता था। अब ये जो उदयन था ये जैन धर्म का समर्थक था, और इसकी हत्या भी इसके पुत्र ने कर दी थी। ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे राजा बने, जैसे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक जो है वो हरेक वंश का अंतिम शासक था, और हरेक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की, तो इसमें सबसे पहले आता है शिशुनाग। शिशुनाग ने अंतिम हरेक वंश का जो राजा था, उसे नागदशक उसकी हत्या करके ये राजा बना था, और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था।
और शिशुनाग के बाद उसका जो पुत्र था वो कालाशोक या काकवर्ण शासक बना था। कालाशोक या काकवर्ण जो है वो शिशुनाग वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है और इसने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद यानी कि आ, जो उसको 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। 483 में फर्स्ट हुई थी, 383 में दूसरी हुई थी। ठीक, और ये जो शिशुनाग वंश जो था इसका अंतिम राजा था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन या महानंदिन जो है इसका अंतिम शासक था। इसके बाद नंद वंश आता है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए जो सब भाई थे। इसमें सबसे पहले आते हैं महापद्मानंद। महापद्मानंद को पुराणों के अनुसार सर्व क्षत्रांतक, भार्गव या दूसरे परशुराम का अवतार, नापित दास, उग्रसेन, इन सभी नामों से उसको जाना जाता है। सर्व क्षत्रांतक, भार्गव, नापित दास, उग्रसेन इत्यादि नामों से जाना जाता है। और जो पाणिनि थे जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी वो इनके मित्र और दरबारी थे। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, जिसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है और इसके सेनापति का नाम भद्रसाल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद का अंत किया था और नंद वंश का भी अंत हो गया था। उसके स्थान पे अब मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। जो सिकंदर है, जब भारत पे सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय मगध पे धनानंद का शासन था। अगर आप मौर्य साम्राज्य को देखें तो इसमें ये अशोक का जो मौर्य साम्राज्य है उसमें भारत का इतना हिस्सा जो है ये कवर होता था, जिसमें पाटलिपुत्र, बौद्ध गया, उज्जैन, सांची, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, तक्षशिला, ये सारी चीजें जो है वो अशोक के मौर्य साम्राज्य में आती थी। तो मौर्य वंश की स्थापना करें तो इसमें जो प्रमुख शासक रहे हैं यानी शक्तिशाली शासक रहे हैं वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व शासक बने थे और 298 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने धनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। उस समय चंद्रगुप्त की आयु जो थी वो 25 ईयर्स थी और इस जीत की जो सारी पटकथा लिखी गई थी वो लिखी थी आचार्य चाणक्य ने, ठीक है। और ये भारत के इतिहास में यानी कि जो भारत का ऐतिहासिक इतिहास है उसमें एकमात्र या प्रथम सम्राट हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में प्राचीन ग्रंथों में भी मतभेद है। कुछ जैन और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है, जबकि ब्राह्मण साहित्य में इन्हें शूद्र कहा गया है। वहीं विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में इन्हें वृषल या निम्न कुल का कहा गया है। सो इनमें अलग अलग चीजें हैं उनके जन्म के या उत्पत्ति के आधार पर। एपियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है, जबकि फिलेकस ने इन्हें सैंड्रोकोटस कहा है। तो देखिए इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके समय एक युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का सेनापति समझ सकते हैं, यूनानी राजा समझ सकते हैं। इनका युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सेल्यूकस को हरा देते हैं। सेल्यूकस इनसे संधि करता है और संधि के आधार पे सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। इस विवाह की जानकारी एपियानस के ग्रंथों में मिलती है और इसी संधि के अनुसार जो है सेल्यूकस निकेटर मैगस्थनीज नामक का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है और मैगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार को देखें तो वो ईरान, फारस से लेकर बंगाल और मैसूर तक जो है इनका राज्य विस्तृत था। मैगस्थनीज जो था, सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मैगस्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा था और
इसने अपने विवरणों में, यानी कि जो इसकी बुक है, इसकी किताब है इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा नाम से वर्णित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो अभिलेख हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत विजय की जानकारी दो तमिल ग्रंथ हैं, आहनानूर और मुर्नानूर। इनके अलावा अशोक के अभिलेखों से चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का वर्णन जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सिकंदर की भेंट का उल्लेख जस्टिन और प्लूटार्क करते हैं। ठीक है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता था। सो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ते हैं वो है धनानंद और चंद्रगुप्त के बारे में ही बात करते हैं। सो जब चंद्रगुप्त ने आक्रमण किया तब जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पे, तो वो मगध तक नहीं पहुंचा था। हालांकि चंद्रगुप्त जो है वो पंजाब या इस साइड जो है, जहाँ पे यानी हिमाचल पंजाब का जो एरिया है जहाँ सिकंदर आया था, तो वहाँ वो उनकी उपस्थिति हो सकती है। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की बात करें तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था और उसने अपने पुत्र बिंदुसार को अपना सिंहासन दे दिया और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया। सो इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। जैन गुरु भद्रबाहु से इन्होंने दीक्षा ली और फिर वे श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे चले गए। ये कर्नाटक में है स्थान, जहां उन्होंने संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्यागे। ठीक है। जो संलेखना पद्धति है, उसमें क्या रहता है कि वो एक लंबे समय तक उपवास रखते हैं और लंबे समय तक उपवास रखने के बाद वो अपने समाधि ले लेते हैं। और ये जो विधि है संलेखना, इसको सथारा भी कहते हैं। ये सथारा का क्वेश्चन जो है, समाधि या सथारा, ये क्वेश्चन कमीशन के एग्जाम्स में, यानी कि जो HPPSC कंडक्ट करता है उसमें आया हुआ है। तो संथारा जो है वो याद रखना है, संलेखना पद्धति ही होती है। और चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो पहला ऐसा शासक था जिसने अकाल से निपटने के लिए अन्नगार की स्थापना की थी। अब चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार या अमित्रघात शासक बनता है। ठीक है। और ये जो बिंदुसार था, ये चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा यानी कि धनानंद की पुत्री, उनकी संतान था। और इसके मस्तिष्क पे पैदा होते समय एक बिंदु था जिसके नाम पे इसका नाम बिंदुसार पड़ा। ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा अन्य पुराणों में बरिसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन आदि नामों से इसको आ, जाना जाता है। और जो बिंदुसार था, इसने सीरिया का जो राजा था एंटियोकस, उससे 3 चीजें मांगी थी: सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। एंटियोकस ने सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था, क्योंकि यूनान का जो कानून था उसके अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता था। सो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी चीज उसने मांगी थी, कौन सी चीज उसे ने मना कर दिया था देने से। सूखा अंजीर, अंगूरी मदिरा उसने भेज दिया था, जबकि दार्शनिक को भेजने से मना कर दिया था। अब बात करते हैं इसके बाद अशोक की। अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था, जो 273 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना था। लेकिन उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि राजा बनने के 4 साल के बाद। उसके बाद जो इसका अनदर क्वेश्चन आता है वो है कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, कलिंग युद्ध। सो उसका वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके अलावा अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था 251 ईसा पूर्व में। अब ग्रंथों के अनुसार, यानी कि राजतरंगिणी के अनुसार, अशोक प्रारंभ में शैव मत था, बाद में वो बौद्ध मत का अनुयायी बन गया था। जो सिंहली अनुश्रुतियां हैं, दीपवंश और महावंश, यानी कि सिंहली यानी श्रीलंका की बात कर रहे हैं। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया तथा मोगलीपुत्र
के प्रभाव में अशोक पूर्ण बौद्ध बना। वहीं जो दिव्य बदान नामक का दूसरा ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक। और अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने का जो सबसे प्रबल प्रमाण है वो भ्राबू या वैराट राजस्थान का शिलालेख है। ठीक। और अशोक के धम्म की परिभाषा जो है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक की धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। देन पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। वहीं दीपवंश में करमूली नाम से इसको संबंधित करमूली नाम से इसको बुलाया गया है। जैन अनुश्रुतियों के आधार पे अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध साम्राज्य किया, यानी कि जैन अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक ने राजा बना था अशोक। और श्रीलंकाई जो अनुश्रुतियां हैं, सिंहली अनुश्रुतियां, इनके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। जो भारतीय इतिहास में देखिए अशोक का जो वर्णन आता है वो जाना जाता है उसके शिलालेखों के लिए, जो उसने अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। इसका जो सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है वो 13वां शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी दी जाती है। ठीक। उसके अलावा और भी यानी कुल जो है 14 शिलालेख हैं, उनको हम देखेंगे उनमें क्या क्या चीजें हैं। कुछ एक चीजें और क्वेश्चंस हमें इसमें से पूछे जाते हैं कि शासन के 10वें वर्ष अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की। बौद्ध गया कब गया था? वो 10वें वर्ष गया था। शासन प्राप्ति के 14वें वर्ष उसने धम्म महापात्र की नियुक्ति की थी, यानी कि जो धम्म के महामात्र थे उनकी नियुक्ति की थी। अशोक की राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ लेखों पर उत्कीर्ण की जाती थी। इनसे क्वेश्चन बनता है कि अशोक के जो आदेश थे, राजाज्ञाएं थी, वो पब्लिक प्लेसेस पे लगाई गई थी, यानी कि जो हमारे सार्वजनिक एरिया होते हैं वहां पे ये लगाई गई थी। जो अशोक के गुहा लेख हैं, यानी कि जो गुफाओं में जो लेख हैं, वो धार्मिक सहिष्णुता के परिचायक हैं। ठीक है, क्योंकि इसने बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो थी लोमश ऋषि की गुफा, कारण चौपार की दिशा, सुदामा गुफा और विश्व झोंपड़ी। इसी का क्वेश्चन पिछली बार आया था आपको कि बराबर की पहाड़ियों पर ने किस नाम से जाना जाता है, जो खलाटिका की पहाड़ियां हैं। अब अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें उसके एकमात्र पुत्र या एकमात्र रानी कारुबाकी का विवरण मिलता है, और एकमात्र पुत्र तीव्र का नाम जो है उसमें उल्लेखित किया गया है। ठीक है। पुराणों में दशरथ के विषय में भी साक्ष्य मिलते हैं, और अशोक जो है उसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। पुराणों के अनुसार अशोक के बाद कुणाल जो है वो शासक बना था। अब हम अगर अशोक के शिलालेखों की बात करें, तो अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं वो इन स्थानों पे मिले हैं, लेकिन जैसे अशोक की जो सबसे पहले शिलालेखों की खोज 1750 में टी पैंथलर ने की थी, और इसको सबसे पहले पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब ये डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ से मिली है, जैसे मानसेरा है, शाहबाजगढ़ी है, कंधार है, गिरनार, सोपारा, संथी, येरागुड़ी, अमरावती, जुवाड़ा, धौली, कलसी। कलसी का इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये उत्तराखंड में है और हिमाचल बॉर्डर पे है। सिरमौर के पुराने राजाओं की राजधानी भी रही है कलसी। ठीक है, सो यहाँ पे इनके डिफरेंट शिलालेख मिले हैं। पहला शिलालेख जो है उसे गिरनार संस्करण भी कहा जाता है, और इसमें उसने पशु बलि की निंदा की थी, पशु बलि पे निषेध किया गया था। ठीक। और अशोक ने कहा था कि सभी राजकीय पक्षशाला में एक हिरण और 2 मोर मारे जाते हैं, भविष्य में यह भी समाप्त कर दिया जाएगा। सो बेसिकली पहला जो गिरनार संस्करण है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है।
दूसरा अभिलेख में अशोक ने कहा है कि मैं अपने सीमांत शक्तियों व पड़ोसी राज्यों में भी मानव व पशु चिकित्सा का प्रबंध किया है। यानी कि अशोक ने पशुओं के प्रति, मानव के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा का भी प्रबंध किया था अपने क्षेत्र में और पड़ोसी राज्यों के बीच। तीसरा शिलालेख है, उसमें रज्जुक युक्त व प्रादेशिक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सो ये बेसिकली जैसे रज्जुक जो है वो अधिकारियों का की बात की गई है। सो उसने अधिकारी नियुक्त किए थे, उसका तीसरे शिलालेख में वर्णन है। चौथा शिलालेख जो है वो भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष की स्थापना की गई थी। यानी भेरी घोष होता है युद्ध की घोषणा, और धम्म घोष होता है शील होना, यानी कि धर्म की पालना करना युद्ध के विपरीत। ठीक है, पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्राओं की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें कहा गया है कि मैंने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। छठा शिलालेख जो है वो आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। सातवां शिलालेख तीर्थ यात्राओं का वर्णन करता है। आठवां शिलालेख धम्म यात्राओं का वर्णन करता है। उसके अनुसार जो है वो उसने कहा कि वह बौद्ध गया और अशोक ने कुल 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई। इतना ज़्यादा तो नहीं याद करना होता, लेकिन हल्का सा हमें याद होना चाहिए। देन जो अशोक का 13वां शिलालेख है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, देन अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है, और इसमें धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, इसमें उसने कहा कि धम्म का मार्ग चुने अन्यथा परिणाम बुरा होगा। तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देन 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया गया है। अब देखो, अशोक के जो दो अभिलेख हैं मानसेरा और शाहबाजगढ़ी में, वो खरोष्टी लिपि में है। लघवान व तक्षशिला के अभिलेख अरामाइक लिपि में है। शरकुना और कंधार के अभिलेख द्विभाषिक लिपि में है। अशोक के अभिलेखों की भाषा आम जन की भाषा प्राकृत थी। सो इसकी भाषा प्राकृत थी। देन अरामाइक, खरोष्ठी, द्विभाषिक और ब्राह्मी लिपि, इन सब में ये लिखे गए थे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये हमारे पास एक अशोक के जो शिलालेख हैं उनके संबंधित एक ट्रिक है, अगर याद करने को कि कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। वैसे उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार अगर आए कि किस स्थान पे नहीं है। सो शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, जौगढ़, सोपरा, यरगुड़ी, गिरनार और धौली, यहाँ पे अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। सो ये था हमारे पास आज के लिए जो मौर्य वंश का एक विस्तृत इतिहास था। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई इनपुट हो, तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।